हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए टेस्ट नंबर 1 देखेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बीपीएससी द्वारा एईडीओ की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अपने कैलेंडर में अपडेट कर दिया गया है और उसके लिए उसने जनवरी 2026 का डेट दिया है। तो उसी के अनुसार हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं यह रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 1 पेपर 2 प्रश्नों की संख्या 100 और समय 2 घंटा दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिकथन जब एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति के आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण है कि एक समान वेग का अर्थ है कि त्वरण शून्य और इसलिए व्यक्ति पर कोई अतिरिक्त बल कार्य नहीं कर रहा। तो इसको कथन एवं कारण के रूप में उत्तर करना है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जब भी लिफ्ट एक समान गति से ऊपर नीचे जाती है तो हमें कोई आभासी भार का परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि जब वेग एक समान है तो त्वरण शून्य है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पर अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा कथन है कि देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है। तीसरा कथन है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। चौथा कथन है कि प्रकाश उत्सर्जन एक तात्कालिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ समय लगता है। चौथा कथन ही गलत था, बाकी तीनों कथन जो है सही था। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किसी विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम की कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है या स्थिर रहती है। यही जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेसिस कहता है। तो एक और स्टेटमेंट ऊपर है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, यह पहला नियम है। दूसरा कथन है कि परम शून्य ताप पर तापमान प्राप्त करना असंभव है, यह जो है तीसरा नियम है। और लास्ट में है कि जब दो निकाय तापीय साम्य में होते हैं तो उनका तापमान समान होता है, यह इसका 0वां नियम है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनेसिस यानी ऊष्मागतिकी का चारों नियम इसी से क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वैज्ञानिक उपकरण है और दूसरा में उसका मापन है। तो बोलोमीटर, तो बोलोमीटर से क्या मापा जाता है। तो बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है, मैनोमीटर से गैसीय दाब मापा जाता है और क्रोनोमीटर से सटीक समय मापा जाता है, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है कि इन प्रकार के अर्धचालक के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है। दूसरा कथन है इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। तीसरा कथन है कि यह विद्युत रूप से उदासीन होता है। चौथा कथन है कि इसमें फर्मी स्तर संयोजकता बैंड के निकट होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी, यह विद्युत रूप से उदासीन होता है, यह कथन सही है। अन्य कथन जो भी है गलत है। अगला प्रश्न है कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, तापमान बढ़ने पर घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तापमान बढ़ाने पर यह घटता है। अगला प्रश्न है कि बर्नौली का सिद्धांत जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है किसके संरक्षण पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एनर्जी ऊर्जा, ये ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों पे लागू होता है। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण के रूप में। अभिकथन है कि फिनॉल जो है एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, और कारण है कि फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, जबकि
एल्कोक्साइड आयन नहीं अस्थायी होता है। तो कथन कारण के रूप में इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी दोनों सत्य है और सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग वैसा प्लास्टिक होता है जिसको एक बार जिस ढांचे के रूप में ढाल लिए फिर उसे दोबारा यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेकेलाइट। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में अयस्क है उसका और दूसरा सूची में जो है धातु दिया गया है, तो उसी से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। हेमाटाइट किसका है? तो लोहा का है। और मैलाकाइट तांबा का है। कैलेमाइन जस्ता का है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है कि बफर विलयन जो है यानी बफर सॉल्यूशन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, यानी अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा मिलने पर पीएच में परिवर्तन का विरोध करना ही बफर विलयन का मुख्य काम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, यानी लाफिंग गैस के रूप में हम लोग किस नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को उत्प्रेरक किस प्रकार प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और उत्प्रेरक घटाकर ही प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड प्रक्रिया का प्रयोग किसके औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन यानी नाइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिए ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए यौगिकों को उनकी क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ब्यूटेन, पेंटेन और 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले ब्यूटेन आएगा, उससे ज़्यादा 2-मिथाइल ब्यूटेन है, फिर पेंटेन होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। किसके परिणाम स्वरूप? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का पीएच मान लगभग कितना होता है? जो मानव रक्त है उसका पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7.4 पीएच वैल्यू होता है ब्लड का। अगला प्रश्न है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का आधार क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी विभिन्न जीनों के युग्म विकल्पी युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। यही जो है मेंडल के स्वतंत्र नियम का व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। वहीं अगर बोलेगा कि वसा में घुलनशील कौन कौन सा होता है तो ए, डी, ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है कि पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी डीएनए के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए जो हम लोग करते हैं वो पीसीआर का यूज करते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य हमारे बॉडी में क्या है? तो यह पता ही होगा आप लोगों को कि यह शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी शर्करा के स्तर को कम करता है। हमारे शरीर में जब शर्करा का स्तर बढ़ता है तो उसको नियंत्रित करने का काम इंसुलिन ही करता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो
अग्नाशय ग्रंथि से और इसकी भी कहाँ से, बीटा कोशिका से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। माँ संघ पोरिफेरा का नाल तंत्र, संघ सिलेंट्रेटा का दंश कोशिकाएं और संघ प्लेटी हेलमिंथेज का ज्वाला कोशिकाएं, ये तीनों स्टेटमेंट सही है और चौथा नंबर जो था वो गलत है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी वन यानी पेड़ के संरक्षण से चिपको आंदोलन जुड़ा हुआ था। और यह कब स्टार्ट हुआ था, यह 1970 में। कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक तरफ रोग दिया गया है, दूसरा तरफ उसके कारक को दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, तो यह जो होता है वो जीवाणु से होता है। एड्स जो है विषाणु यानी वायरस से होता है। दाद यानी रिंग बॉम जो है फंगस यानी कवक से होता है। इस प्रकार इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए साइन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है फेफड़ों से कहाँ प्रवेश करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी बायां आलिन से, लेफ्ट एरिट्रम से जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन होते हैं। तो यह शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी स्थित होती है। अगला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2025 को भारत के पहले क्वांटम आधारित दूरसंचार नेटवर्क का अनावरण किस शहर में किया गया। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी नई दिल्ली में पहले क्वांटम आधारित दूरसंचार नेटवर्क का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है कि चर्चित पुस्तक द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन 5 अक्टूबर 2025 को हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी इसको विवेक देबरॉय के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी डिजिटल मुद्रा का कौन सा चरण लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा चरण। अभी आप लोग जानते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा ई रूपी को लॉन्च करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उसी का यह दूसरा चरण है। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2025 को बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में वन आवरण को बढ़ाने के लिए किस एक नई योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शहरी वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 70वें UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेगा। तो आपको पता है कि अभी एस जयशंकर साहब ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने से मना कर दिया, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ सम्मिलित हुए थे। अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था।
अगला प्रश्न है कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया? तो भगत सिंह के नाम पे रखा गया। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में शहरी गरीबों के लिए किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए अपना घर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपना घर योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने 2025 तक अपने कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन होगा कि ये 2030 करना होगा, 30 तक होगा तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, 50% का टारगेट 2030 तक करने का रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली सिनी सेट्टी का संबंध किस राज्य से है? तो यह कर्नाटका से संबंधित है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौतम अडानी जो है वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन ऑफ इन इंडिया है और पहला जो है मुकेश अंबानी है। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी सिस्टम मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया था और ये लगभग 51% क्षेत्रों पे लागू हुआ था। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पे किया गया है? इसका सही उत्तर है योजना आयोग। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना 1939 में किया गया था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी से इनका मतभेद हुआ था। उसके बाद इसकी स्थापना इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, यह बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान्यायवादी के बारे में बताता है, यह भी सही है। 78 जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यह भी सही है। अनुच्छेद 80 जो है वो लोकसभा की संरचना नहीं बल्कि राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्हीं के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो सोन नदी जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, बाकी बागमती, गंडक और कोसी जो है उत्तर से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। उदंतपुरी के गोपाल। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 148 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो यह मोहनजोदारो में पाया गया है। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति लागू की गई थी। दीन ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया?
तो यह अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थे वो ग्वालियर से थे। तात्या टोपे कानपुर से थे। कुंवर सिंह बिहार के आरा से थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेली थे, ये बताना है। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, यही सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, हेनसांग हर्षवर्धन में और मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सही है, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा 1875 में भी इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका सही है, तंजानिया देश में यह स्थित है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जल डमरू मध्य दिया गया है और किसको कनेक्ट करता है, दूसरा सूची में दिया गया है। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है वो अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से कनेक्ट करता है। मलक्का जो है, मलक्का जावा सागर को हिंद महासागर से, वहीं बेरिंग सागर जो है वह आर्कटिक को प्रशांत महासागर से, हॉर्मुज जो है फारस की खाड़ी को ओमान से करता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है कि ओटावा किसकी राजधानी है? तो ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रिया की वियना है और नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, असम राज्य से होकर वह नहीं गुजरती है। भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका जिक्र है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो इसका सही है ऑप्शन सी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? चावल खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, कपास भी खरीफ फसल, जबकि सरसों जो है वो खरीफ नहीं बल्कि रबी फसल है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड मुख्य रूप से किससे बनी है? तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ये निकेल और आयरन के बना होता है। पृथ्वी का 3 परत क्रस्ट, मेंटल और कोल। तो क्रस्ट जो होता है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनता है। मेंटल जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से, और क्रोड जो है वो निकेल और आयरन से बनता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इसकी शुरुआत 1960 के दशक से हुई थी। वहीं विश्व के लेवल में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है हरित क्रांति के लिए, और वर्गीज कुरियन का संबंध जो है श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कब हुआ था वो 1970 के दशक में ये चला था। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही है पाणिनि। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म का एक आवश्यक कथन है कि यह राज्य जो है एक आवश्यक बुराई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण कोरिया जो है क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। क्वाड के अंतर्गत भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA आते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था।
स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एकात्म मानववाद इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा एकात्म मानववाद का दर्शन दिया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के किस हिस्से में है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के क्षेत्र में है। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम थे। बिहार में इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी CR दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। CR दास को 1921 के अधिवेशन के अध्यक्षता के लिए चुना गया था, लेकिन उस समय ये जेल में थे इसलिए नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया। तो चिल्का झील उड़ीसा से बिल्कुल सही, लोनार महाराष्ट्र से, कोलेरू वेम्बनाड तो केरल में, कोलेरू तमिलनाडु है, यही गलत हो जाएगा। कोलेरू जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक है। और इस नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा है। बाकी थालघाट और भोरघाट कहाँ है? यह मुंबई में स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दर सामान्यतः किस दिशा में तय करता है? तो यह जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में तय करता है। बिहार की सिक्की घास कला मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? जहां महिलाएं घास से सजावटी वस्तुएं और टोकरियां बनाती है। तो यह जो है मुख्यतः ऑप्शन सी होगा, मिथिला के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है। राजगीर की पहाड़ी जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है? तो यह विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है। और राजगीर में जो है 5 पहाड़ी है। कौन कौन? विपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयागिरी, सोनगिरी, वैभवगिरी। इन्हीं 5 पहाड़ी से राजगीर घिरा हुआ है। तो बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है? तो भागलपुर हो जाएगा। कांवर पक्षी अभयारण्य जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार में सौराठ सभा मेला किस पारंपरिक प्रथा से जुड़ा है जो मिथिला क्षेत्र में आयोजित होता है? तो यह सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, यानी मास मैरिज अरेंजमेंट जो है सौराठ सभा मेला में किया जाता है। बिहार के दियारा क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह एक बाढ़ प्रवण नदीय क्षेत्र है, क्योंकि यह हर वर्ष नदी के पानी से डूब ही जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए 7 छात्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है कि उमाकांत प्रसाद सिन्हा के द्वारा ही 7 छात्रों का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान आंदोलन के एक प्रमुख नेता कार्यानंद शर्मा 1937-39 में बर्खास्त आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया गया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर बरहिया टाल में किया गया था। बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार जो है 1875 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसे गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। वहीं दूसरे कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह इसके सत्याग्रही थे।
दोस्तों अभी जो सेट का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया है उसका कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। इसमें आपको प्रश्न के साथ साथ डिटेल्स आंसर का जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। उसमें तथ्यों के अलावा बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं जिससे आप स्टैटिक जीके को और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने मित्रों को भी साझा करिए और लगातार वीडियो अंतिम तक देखिए और अपने टेस्ट को मजबूत बनाइए। आपको पता है कि परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। दोस्तों धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार।